सोनम वांगचुक एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर 3 इडियट के रैंचो का कैरेक्टर डिजाइन किया गया था। वह शख्स जिसने लद्दाख में आइस स्तूपा का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे पानी की कमी की समस्या को दूर किया जा सका। सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट बनाया, जिससे भीषण ठंड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में लाईफाई तकनीक की मदद से इंटरनेट पहुंचाया। जब अपने इन दिलचस्प इन्वेंशंस और समाज सेवा की वजह से सोनम वांगचुक लोकप्रिय हुए तो उनको कई अवार्ड भी मिले। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने उनको अपने शो कौन बनेगा करोड़पति में भी आमंत्रित किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जब यही सोनम वांगचुक कुछ मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे तो आमिर खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक और नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी टीवी मीडिया तक किसी ने भी सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों की आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि इस प्रोटेस्ट का टोटल बॉयकॉट किया। 21वें दिन जब सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन तोड़ा तो उन्होंने केंद्र सरकार को कुछ चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि हम किंग मेकर हैं, हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार बदल भी सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में लोगों को बड़े ध्यान से वोटिंग करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि 7 अप्रैल को महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बेस पर वह भी एक मार्च लद्दाख में लेकर जाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि कैसे चाइना ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर रखा है। अब दिलचस्प सवाल यह है दोस्तों कि आखिर सोनम वांगचुक चाहते क्या है, उनकी मांगे क्या हैं, जिसके लिए वह अपना सब कुछ दांव पर लगाना चाह रहे हैं। और इन सब मांगों पर केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार चुप क्यों है, आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। हम किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। यही तो गांधी जी का रास्ता था। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे चर्चा नहीं होती। गांधी जी ने जैसे नमक का मार्च किया था दांडी तक, हम टन मार्च करेंगे। हम इन्हीं चरवाहों के साथ जाएंगे, वो हमें दिखाएंगे कहां तक हमारे चरागे थे, आज कहां पहुंच गए हैं। जेल बरोदा आंदोलन के लिए मैं कहूंगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली साफ करके, हम आ रहे हैं। जरूरत पड़े तो लद्दाख में भी असहयोग आंदोलन होगा आने वाले हफ्तों या महीनों में। जो यहाँ पर सरकार है वो पैरालाइज हो जाएगी, अपंग हो जाएगी। दोस्तों, लद्दाख के लोगों की मेनली 4 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाया जाए। दूसरी मांग ये है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल यानी 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरी मांग ये है कि लद्दाख को 1 के बदले 2 लोकसभा सीट दी जाए। और चौथी मांग ये है कि लद्दाख में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, जिससे आम लोगों को नौकरी दी जाए। सबसे पहले पहली मांग पर बात करते हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य की दर्जा देने की मांग क्यों हो रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसी का एक भाग लद्दाख भी था। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटा दिया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया। एक तरफ जम्मू कश्मीर है, वह केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरी तरफ लद्दाख है, वह भी केंद्र शासित प्रदेश है। अब दोस्तों, दिक्कत यह हुई कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना तो उसको अपना विधानसभा मिला, यानी जम्मू कश्मीर के लोग अपने विधायक चुनकर असेंबली में भेज सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों को वह विधानसभा मिला ही नहीं, यानी वह विधायक चुन ही नहीं सकते। अब आपको पता होगा दोस्तों कि जब कोई भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो जाता है तो केंद्र सरकार डायरेक्ट उसको रूल करती है। एक छोटी सी सड़क बनाने को लेकर कोई बड़ा प्रशासनिक सुधार करने तक हर काम में केंद्र सरकार को दखल देना पड़ता है। और जैसे जैसे इन प्रशासनिक कार्यों में समस्या शुरू हुई दोस्तों, वैसे वैसे लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग भी शुरू हो गई। लद्दाख के लोगों की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल यानी 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अब यह 6th शेड्यूल है क्या दोस्तों? 6th शेड्यूल एक ऐसे राज्यों की सूची है जिनको क्षेत्रीय स्तर पर खुद कानून बनाने की छूट है। जमीन से लेकर, खेती से लेकर, जंगल से लेकर अपनी विरासत, अपने रीति रिवाज से संबंधित सारे कानून ये खुद बना सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ लोग पूछेंगे कि आखिर इनको क्यों ऐसा अधिकार दिया जाता है।
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आदिवासी लोग भारत के हैं उनकी जो रीति रिवाज है, परंपरा है, बिल्कुल अलग है बाकी क्षेत्रों से। अब भारत के बाकी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि नर बलि को प्रतिबंधित किया गया होगा, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में नर बलि एक तरीके से एक परंपरा हो सकती है किसी भी ट्राइब की, तो उसको वहां पर इलीगल नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको छूट दिया जा सकता है कि आप खुद अपने कानून बनाएं। वर्तमान में 4 राज्य ऐसे हैं जिसको 6th शेड्यूल में शामिल किया गया है। ये है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। यहाँ पर बहुत सारा भाग जो है इन राज्यों का वह शेड्यूल ट्राइब के रूप में रहता है और वह कानून खुद ही बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे राज्य में लागू है या कुछ डिस्ट्रिक्ट में लागू होता है जहां पर आदिवासी लोग भारी मात्रा में रहते हैं। अब 6th शेड्यूल करता क्या है? 6th शेड्यूल ये करता है कि जहां पर भी ये लागू होगा वहां पर क्षेत्रीय स्तर पर जो रीति रिवाज होंगे, जो परंपराएं होंगी, जंगल है, जमीन है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, किसको दिया जा सकता है, कैसे उसको संरक्षित किया जा सकता है, इन सारे चीज़ों से संबंधित जो कानून होंगे वह वहाँ पर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होंगे वहीं पर बनाए जाएंगे, यानी उनके खुद के लोग बनाए, न कि बाहर से कोई यूपीएससी की पढ़ाई करके आया हुआ डीएम या कोई और अधिकारी। 6th शेड्यूल दोस्तों जनजातीय समुदायों को शोषण से भी सुरक्षा प्रदान करता है। यह उनकी सांस्कृतिक व सामाजिक अस्मिता को बरकरार रखने में तथा उनका प्रोत्साहन सुनिश्चित करता है। 6ठी अनुसूची से स्वायत्त जिला परिषदों यानी ADCs के माध्यम से इन क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान किया जाता है। इन परिषदों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों में जो संबंध में पहले भी मैंने बताया कि भूमि, जंगल, खेती, विरासत, आदिवासियों के स्वदेशी रीति रिवाज और परंपराओं आदि से संबंधित कानून शामिल हैं। साथ ही इन्हें भूमि राजस्व तथा कुछ अन्य करों को इकट्ठा करने का भी अधिकार प्राप्त है। अब दोस्तों लद्दाख भी चाहता है कि उसको भी 6th शेड्यूल में शामिल किया जा सके, जिससे वह अपने पर्यावरण, अपने पहाड़, अपनी झील को बचा सके। दोस्तों आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तो 35A भी हटा दिया गया था, यानी पहले जम्मू कश्मीर में भारत के अन्य लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन जब 35A हटा तो भारत के जो बाकी उद्योगपति हैं या कोई सामान्य लोग हैं वो भी जाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज़मीन खरीद सकते हैं। और जैसे ही ये हटा तो जो हमारे प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पर पहुँच गए और कारखाने लगाने की बात करने लगे, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम करना शुरू कर दिए, जिससे सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों को लगा कि अगर ये कारखाने यहाँ पर लगेंगे, जो लद्दाख की सुंदर पर्यावरण है, जो लद्दाख का पहाड़ है, झील है, वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वह सब दूषित हो जाएंगे और लद्दाख एक तरीके से खत्म हो जाएगा। दोस्तों तीसरी मांग यह है कि लद्दाख को 2 लोकसभा सीट दिया जाए। वर्तमान में लद्दाख को सिर्फ 1 लोकसभा सीट दिया जाता है और राज्यसभा में तो 0 सीट दिया जाता है। अब सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों का यह कहना है कि लद्दाख को 2 लोकसभा की सीटें मिले ताकि लेह और कारगिल दोनों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके। चौथी और अंतिम मांग यह है कि लद्दाख में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। अब दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में जो 2 स्तर पर अधिकारी चुने जाते हैं, अगर यूपीएससी का कोई अधिकारी है तो समझ लीजिए वह केंद्र सरकार चुनती है, पीसीएस का कोई अधिकारी है तो वह राज्य सरकार चुनती है। लेकिन लद्दाख में ऐसा कोई राज्य के स्तर पर पब्लिक सर्विस कमीशन है ही नहीं जो अधिकारियों को चुने। तो लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक ये चाहते हैं कि लद्दाख में भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन बने, जिससे वहाँ के लोगों को वहाँ पर नौकरी दी जाए और वो लोग वहाँ के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। दरअसल दोस्तों मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँ तो भारत में एक खास प्रकार का कल्चर चल रहा है जिसको हम लोग फैन कल्चर बोल सकते हैं। जैसे विराट कोहली के फैन विराट कोहली से यह नहीं पूछ सकते कि आपने कोई आईपीएल ट्रॉफी क्यों नहीं जीती, वैसे ही नरेंद्र मोदी के फैन नरेंद्र मोदी से यह नहीं पूछ सकते कि भारत में इकोनॉमी का बंटाधार क्यों हो रहा है, भारत में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी क्यों बढ़ रही है। वह यह नहीं पूछ सकते कि भारत में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसको क्यों कमजोर किया जा सकता है। शायद इसी पर बहुत पहले भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि अगर आप धर्म में कोई भक्ति कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी आत्मा को शांति मिल जाए, लेकिन अगर आप राजनीति में भक्ति कर रहे हो तो निश्चित तौर पर वह रास्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगा और उसी तरफ भारत जा भी रहा है। क्योंकि आप जब देखते हो कि कोई भी ग्रुप प्रोटेस्ट करता है तो नरेंद्र मोदी के फैन लोग उसको कोई स्पेशल टर्म दे देते हैं कि अगर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए तो उनको खालिस्तानी कह दो, अगर पहलवान और स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए तो उन्हें आतंकवादी कह दो, और जब लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको
चाइनीज एजेंट कह दो। यह सब कह के कहीं ना कहीं लोग नरेंद्र मोदी की छवि को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।